गुड इवनिंग। मैं विनायक उपाध्याय, डायरेक्टर द हेल्थ सिटी हॉस्पिटल और द न्यूरो सिटी हॉस्पिटल। द हेल्थ सिटी परिवार और न्यूरो सिटी परिवार की ओर से इस सभागार में उपस्थित आप सभी अति विशिष्ट चिकित्सक गणों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपने व्यस्ततम दिनचर्या से कुछ समय हमारे लिए निकाला है। हम आभारी हैं। इस संगोष्ठी में हमारा सौभाग्य है कि पूर्वांचल के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर राकेश सिंह के नेतृत्व में एक ऐसी टीम आपके साथ है जो निरंतर अपने प्रयास से चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों की बेहतर इलाज के लिए प्रयास कर रही है। सीएमई ऑर्गेनाइज करना, समय समय पे फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज करना और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कोई और भी सामाजिक संस्था हो उनके साथ मिलके जो एजुकेट हम कर सके, अगर वो अवेयरनेस थोड़ा बहुत भी अगर उनको समझ में आ जाता है तो हमारा प्रयास पूरा हो जाता है। उसी प्रयास के तौर पे आज हमने आपकी उपस्थिति में ये संगोष्ठी का आयोजन किया। आस्था का प्रतीक अब आप देखोगे, तमिलनाडु के एक गांव बुराड़ी में एक दरगाह है जो कि 400 साल पुराना दरगाह है। वहां पर लाखों संख्या में श्रद्धालु आते हैं और वो श्रद्धालु किसी और मकसद से नहीं आते बल्कि इस मकसद से आते हैं कि उनकी व्यक्तिगत समस्या, उनकी व्यवसायिक समस्या, उनकी पारिवारिक समस्या और उनकी जो सामाजिक समस्या है उसका समाधान हो जाए। अगर हम इसी दरगाह की बात करें तो जब गांव के लोग इस दरगाह के आसपास से गुजरते थे तो उनको कुछ आवाजें और चीखें सुनाई देती। ये चीखें जब पता की गई कि चीखें आती कहां से है तो पता चला कि ये इंसानों की चीख नहीं है बल्कि जो इंसानों के ऊपर प्रवेश किए हुए जिन हैं, जो भूत हैं और जो उनके एंसेस्टर पूर्वजों ने उन्होंने जो पूर्वजों को आपने खुश नहीं किया है उनकी ही आत्मा उन पर प्रवेश की गई है। अब इन लोगों का इलाज किस तरीके से किया जाता था? कुछ नींबू काट के, कुछ भस्म डाल के, कुछ जड़ी बूटियां खिला के और सबसे बड़ी बात कि इस दरगाह को उन्होंने मेंटल होम, जब भी मेंटल असाइलम, मेंटल हॉस्पिटल की बात की जाती है तो लोग सोचते हैं कि वहां पर बेड्स होंगे, सारी व्यवस्था होगी, बड़े कॉरिडोर्स होंगे, पेशेंट को एक्टिव रखने की कुछ सुविधाएं होंगी, डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे। पर ये मेंटल होम कैसा था? यहाँ पर पेट के नीचे ही पेशेंट्स को जंजीरों से बांध के रखा जाता था और ये कोई और पेशेंट नहीं होते थे, ये स्किज़ोफ्रेनिया जिनमें इनको कानों में आवाजें आती थी, जिनमें ये खुद में बातें करते थे, जिनमें ये दिन भर उदास होते थे, ये अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते थे, इनका खाना पीना नहाना धोना सब व्यथित हो चुका था। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से वहां पर रुकते थे और एक दिन या 2 दिन नहीं, ये महीनों महीनों वहां पर बंधे होते थे और इनकी जो ट्रीटमेंट होती थी वो डंडियों से मार के या उनको कुछ ऐसी जड़ी बूटियां खिला के कि वो दिन भर सोते रहे और किसी के करीब ना जाए, इस तरीके से वहां उनका इलाज किया जाता था। आप देख सकते हैं जब मेंटल हेल्थ परवान ले रहा था, इसके लिए कई सारे लॉज बनाए जा रहे थे, तब वहां पर जब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया क्योंकि वहां एक बड़ी घटना घटी थी, कुछ लोग वहां जलकर मर गए थे। अभी इतना सारा मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती पर शॉर्ट बता रही हूँ। वहां कुछ लोग आगे के एक्सीडेंट में जल के मर गए थे तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और वो एक्शन ये था कि उन्होंने बोला कि ऐसे मेंटल इलनेस पेशेंट का इलाज नहीं करते हैं बल्कि डॉक्टर, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और प्लस जो रिलीजियस वैल्यू है उनको जोड़ करके इलाज करते हैं। और फिर वहां पर बाबाओं के साथ डॉक्टर्स को भी बैठाने लगे और चेंजेस ये था कि जो पेशेंट वहां पर 20% ही रिलीफ ले रहे थे, वहां की जो कैपेसिटी थी पेशेंट की वो 60 to 70 हो चुकी थी। मैं उस बीमारी के बारे में बात करूंगी जो कि इस वक्त भारत में 140 करोड़ लोग हैं और
अभी जो हमारी स्टडी हुई है WHO की, उसके हिसाब से 57 से 70% भारतीय बहुत मजे से नशे कर रहे हैं और 57% उसमें आराम से रोज तंबाकू चबाते हैं और शराब भी पीते हैं और उनमें से 3 से 10% कभी ना कभी गांजे का उपयोग जरूर किए रहते हैं। नशा कई चीजों का हो सकता है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि लीगल होती हैं, जैसे आप देखिए कि सिगरेट और शराब हर जगह अवेलेबल है, हर जगह मौजूद है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कानून का शिकंजा बहुत ज्यादा है, लेकिन मिल हो भी जाती है, आप भी जानते हैं बात, मैं भी जानती हूँ, जैसे गांजा, भांग, MDMA, LSD, कोकीन, हेरोइन और कुछ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जैसे हम लोग यहाँ पे जितने भी चिकित्सकगण हैं दर्द के लिए ट्रामाडोल देते होंगे, अल्ट्रासेट देते होंगे, ओपियोइड जिसका बहुत बुरा इस्तेमाल भी नशे के लिए भी किया जाता है। और उसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारे प्रिस्क्राइब की हुई दवाओं का भी बहुत दुरुपयोग करने लगते हैं। दुरुपयोग शायद सही शब्द नहीं होगा, वो उसको हद से ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसका उनके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमेशा उनको अपनी तरफ से जरूर बताइए कि नशा उनको किस तरह नुकसान कर सकता है और उनको रुकने के लिए या फिर एटलीस्ट उसके अमाउंट को कम करने के लिए बोलिए। अगर वो दिन भर में एक पूरी बॉटल पीते हैं तो उसे कहिए कि थोड़ा कम कर दीजिए। और दूसरा स्पेसिफिक इंटरवेंशन, मतलब उनको उस नशे को छुड़वाने के लिए जो मेनली दवाएं दी जाती हैं उनको किस सेंटर पे रेफर करना है, किस उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रेफर करना है, ये उनको बताना और समझाना। ये है इंटॉक्सिकेशन। और अगर आप काफी समय तक कोई व्यक्ति मरवाना ले रहा है उसके बाद नहीं लेना है, बंद कर रहा है, तो उसको चिड़चिड़ाहट होगी, अवसाद होगा, नींद नहीं आएगी, वो मोटा होने या पतला होने लगेगा, उसको जुकाम जैसे सिम्टम आ सकते हैं और घबराहट हो सकती है। सच्चाई ये है कि कई बार हम कल्चर बेस्ड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर भी देते हैं, फिर भी पेशेंट में रिस्पॉन्ड नहीं आता। 30-40% केसेस में अक्सर होता है ऐसा। तो उसको हम लोगों को अपने अनुभव के अनुसार क्या कहाँ का इन्फेक्शन है, क्या कॉज ज्यादा हो सकता है कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया तो नहीं है, तो उस पे फोकस करना पड़ जाता है। बिसाइड्स की हम उस पे फोकस करें कि कल्चर में क्या है, ठीक है। और कई बार हम पेशेंट को जब एक्सटुबेट करते हैं तो उसका एक टिप भी काट के भेज देते हैं कल्चर के लिए, ताकि हमें वहां से भी कुछ कीटाणु मिल जाए, जिससे कि जो हमें ये इंडोट्रेकल ट्यूब है और इससे पता चल जाता है कि कई बार इसी कल्चर से भी कई बार सपोर्ट मिल जाता है। ये लिस्ट कल्चर बेस्ड ट्रीटमेंट का लिस्ट है, ये आप लोग देख ही रहे हैं। और ये कुछ कॉमन ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस। मोस्टली अगर एस्पिरेशन निमोनिया है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा कारण होते हैं, और अगर नॉर्मल निमोनिया कम हॉस्पिटल एक्वायर्ड या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है तो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। हेल्थ सिटी में राकेश सर के मार्गदर्शन में हम लोग न्यूरो की सारी सर्जरी करते हैं। इंडोस्कोपिक सर्जरी है, न्यूरो नेविगेशन है, एन्यूरिज्म सर्जरी है, अवेंटमेंट सर्जरी है, हर तरह की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है। अब मतलब बनारस या आसपास के जिले पूर्वांचल में न्यूरो सर्जरी में कोई भी केस जो कहीं भी हो सकता है वो हमारे सेटअप पे होता है और रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। तो अगर इस तरह का कभी भी कोई केस रहता है आप भेज सकते हैं। ये सिर्फ 3 केस से पर्पल ये था कि क्या स्पेक्ट्रम है, किस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ब्रेन हेमरेज की एक वैरायटी है सब रेक्टाइल हेमरेज। इसमें केवल ब्रेन का जो कल्ला जिसको कहते हैं पेधी, इसका एक डिब्बा है, डिब्बे की केवल पेधी पे ब्रेन हेमरेज होता है। ये वो ब्रेन हेमरेज से अलग है वैरायटी, जो कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एल्डरली पेशेंट में हो जाता है, तो स्ट्रोक के पेशेंट का हम लोग अक्सर देखते हैं, उससे अलग है। इसमें जो ब्रेन की नसें होती है, जब ब्लड वेसल्स जिनमें की खून का प्रवाह होता है, उसमें कुछ उसकी दीवार में कुछ बनावटी गड़बड़ी की वजह से ऐसा होता है। इस तरह के पेशेंट को हम लोग हमेशा दवाओं से केवल ठीक नहीं कर सकते, इसमें हमेशा कुछ न कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। ये जो सारे स्ट्रोक होते हैं उसमें 6 से 8% ये सबरेक्टल हेमरेज के पेशेंट होते हैं, और लगभग 1 लाख पॉपुलेशन के 11 केसेस हम लोग देखते हैं एनुअली।
10 से 15% पेशेंट सबरेटिनल हेमरेज के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मर जाते हैं। ट्रॉमा से भी सबरेटिनल हेमरेज होता है, लेकिन आज जो टॉपिक हम लोग का वो स्पॉन्टेनियस सबरेटिनल हेमरेज जो अपने आप होता है, और इसमें एन्युरिज्म 70-20% केस में केवल एन्युरिज्म की वजह से सबरेटिनल हेमरेज होता है। अब एन्युरिज्म क्या चीज है? अगर हम पहले ही स्लाइड पे जाएं तो ये हम देख रहे हैं कि ये ब्लड वेसल है, ये पाइप जैसी दिख रही है, और यहाँ पे एक ऐसा एक बल्ब जैसी एक चीज बन गई, छल्ला बन गया। ये कुछ वैसे है जैसे अगर आपने देखा हो गाड़ी का टायर पुराना हो जाए या ट्यूब होता है पतला हो जाए कहीं से, और उसमें हवा का प्रेशर उतना ही भरा हो तो वो फूल जाता है एक तरफ से। तो ऐसे ब्रेन की वेसल्स जो होती हैं, जो जिनमें के खून का प्रवाह होता है, तो पतली हो जाती है कहीं कहीं पे दीवार, और वो एक बिल्कुल डोम जैसी चीजें बना लेता है, जिसको हम एन्युरिज्म कहते हैं। अब ये कुछ लोगों में बचपन से होता है, कुछ लोगों में बाद में देर से डेवलप होता है, और फटने के पहले अक्सर शांति से चुपचाप पड़ा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता। या एन्युरिज्म या जो ब्रेन की वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की जो दीवार जो कमजोर थी, जब ये फटती है तो पेशेंट को एक ऐसा हेडेक फील करता है जो उसने अपनी लाइफ में कभी फील नहीं किया था। पेशेंट किसको बोलता है? अगर आप पेशेंट हो सकता हो ना बताए, अगर आप उससे कोई पूछें ना कि क्या ऐसा सरदर्द आपको पहले कभी हुआ था, वो कहेगा नहीं, ऐसा मैंने कभी हेडेक नहीं फील किया जैसा आज हुआ मुझे। तो पेशेंट की लाइफ का सबसे वर्स्ट हेडेक होता है। अगर ब्लीडिंग हो इतनी हो कि पेशेंट होश में रहे, बताने लायक हो, तो समटाइम्स इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि पेशेंट की मौके पर भी डेथ हो सकती है, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले डेथ हो जाती है। जैसा मैंने बताया कि 15% पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते हैं।